नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आ रही है। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा है? जी, कुछ की महत्वपूर्ण बैठक आज जो है शुरू हो गई है। बैठक जो है वो खत्म हो गई है। तमाम सारे महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड में आवास नीति संशोधन जो है उसको मंजूरी मिली है। इसके साथ ही जो पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे, अब जो लाभार्थी है उन्हें 1.5 लाख देने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही जो अशासकीय जो विद्यालय है वो उसमें भर्ती पर रोक लगी थी, अब उस रोक को हटाने का काम किया गया है। साथ ही जो फार्मिंग कोर्ट चाइल्ड के जनरल जो काउंसलर के रूप में जो 4 पद रिक्त थे उसे भरने का काम किया गया। ऐसे तमाम सारे फैसले हैं उसमें मुहर लगी है। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बनपुरा मामले में जो दंगाई थे, जो लगातार दंगे कर रहे थे, उस मामले को लेकर अब जो भी दंगाई उत्तराखंड में कहीं भी किसी भी प्रकार का दंगा करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की बात भी की जा रही है। और इसके साथ ही जो अगर जो सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे वसूली का काम किया जाएगा। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे थे जो कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है और काफी महत्वपूर्ण भी बैठक ये मानी जा रही थी, क्योंकि तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होनी थी। साथ ही विभागवार किस तरीके से उत्तराखंड को किस तरीके से डेवलप किया जाए, क्या कुछ तैयारी की जाए, इन सब चीजों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। साथ ही अब उत्तराखंड में आगामी दिनों में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। उस यात्रा को बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर वहाँ पर बैठक में चर्चा की गई। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे जो चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे हो, शिक्षा के मुद्दे हो, चिकित्सा के मुद्दे हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता किस तरीके से बढ़ाया जाए, ऐसे तमाम सारे मुद्दे की जो कैबिनेट में चर्चा हुई और तमाम सारे मुद्दों पर नवीन, सबसे बड़ी बात यह कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर कई प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हो चुका है उत्तराखंड में। उसके मद्देनजर भी क्या कुछ इसमें कोई जिक्र किया गया है इस बैठक में? देखिए खुशबू, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी लग चुकी है। तमाम सारी बैठकों का जो दौर है वो जारी है। हालांकि अगर कैबिनेट बैठक की बात की जाए तो प्रस्ताव तमाम सारे जो राज्य हित के मुद्दे होते हैं उनकी रिलेटेड चीजें होती हैं उसमें काम किया जाता है। तमाम सारे विभागवार वहां पर चर्चा होती है। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आगामी दिनों की लोकसभा चुनाव की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, संगठनात्मक दृष्टिकोण से बात की जाए तो बीजेपी की तैयारियां लगातार जारी है। लगातार जो 2 प्रत्याशी और हैं उनकी जो चयन की प्रक्रिया है उसे किस तरीके से किया जाए उसको लेकर भी लगातार मंथनों का दौर जारी है। क्योंकि जो 2 लोकसभा सीट की बात की जाए, हरिद्वार और पौड़ी की बात की जाए, तो वहां पर जो दावेदारों की जो लिस्ट है, काफी जो दिग्गज नेता है उनकी दावेदारों की लिस्ट है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर मंथन जो है लगातार करती हुई नजर आ रही है। और आगामी 6 तारीख को जो 2 बची हुई सीट है लोकसभा सीट उसमें मुहर लगने की संभावना है। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चली है और अब बता दें कि ये बैठक खत्म हो गई है और इसमें धामी कैबिनेट के सभी मंत्रिमंडल शिरकत करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। हरिद्वार दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी, लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री, बीजेपी के कई बड़े नेता भी यहां पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज इस समारोह में शिरकत करेंगे। हरिद्वार दौरे पर जाएंगे
सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लाभार्थी सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। लाभार्थी सम्मान समारोह का आज यहां पर जनसभा को लेकर आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज इसमें शिरकत करेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास खरे हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। विकास, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर हैं। ये दौरा कितना कुछ खास रहने वाला है मुख्यमंत्री का? बिल्कुल खुशबू, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार के लक्सर में दौरा है, जहां पर मुख्यमंत्री लगभग 1 बजे लक्सर में पहुंचेंगे और इसको लेकर जो है तमाम जो तैयारियां है प्रशासनिक वो पूरी कर ली गई। हालांकि अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो जनसभा का जो एक हॉल है या फिर हम कहें कि ट्रेड यूनियन मैदान जो लक्ष्य है वहां पर जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। तमाम जो क्षेत्रवासी है, जो महिलाएं, वो भी यहाँ पर जो है आना शुरू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो एक बड़ा हजूम है वो यहाँ पर क्षेत्रवासियों का देखा जा रहा है। तमाम जो नेता है, जो बड़े बड़े दिग्गज वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से जो पुख्ता इंतजाम पहले से जो कमर कर चुका था, तमाम जो तैयारियां है, चाहे वो ट्रैफिक प्लान की हो, वो भी यहाँ पर पूरी कर ली गई। कहीं ना कहीं आज लक्सर वासियों को जो एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर दे सकते हैं। खुशबू। विकास खरे, सबसे बड़ी बात ये कि जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और यहाँ से किस तरह के संदेश देने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल खुशबू, देखिए आज जो अहम जो दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्सर क्षेत्रवासियों के लिए आज बड़ी सौगात यहाँ पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर दे सकते हैं और तमाम जो क्षेत्रवासी वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चूंकि अगर हम बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार जिस तरह जो हरिद्वार जिले में दौरा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक जो लाभ है क्षेत्रवासियों को भी यहाँ पर मिलकर कहीं ना कहीं जो क्षेत्रवासी वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम जो तैयारियां है वो भी यहाँ पर कर ली गई है। तो ऐसे में जो है आज जो लक्सर वासियों के साथ तो उनकी निगाह आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर है। आखिरकार वो यहाँ पर क्या सौगात यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि लक्सर क्षेत्र से हम बात करते हैं, बड़ा बाढ़ प्रभावित तो यहाँ पर इलाका है। क्योंकि यदि अगर हम पिछली बरसात की बात करें तो काफी तमाम जो नुकसान है किसानों को यहाँ पर हुआ था, तमाम जो क्षेत्रवासी है वहां पर उनको हुआ था। तो ऐसे में जो है आज सभी की जो आस है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर यहाँ पर टिकी हुई है। कहीं ना कहीं आज उनको एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिल सकती है। खुशबू। विकास, बीजेपी के कई बड़े दिग्गज यहाँ पर शिरकत करेंगे। कोई नाम ऐसा सामने आ रहा है जो जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री के साथ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए जो लक्सर की हम बात करें तो तमाम जो विधायक है, जो यहाँ के हरिद्वार के विधायक वो भी यहाँ पहुंचे, तमाम जो मंत्रिमंडल के हम बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो है तमाम जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो नेता है, हालांकि हम किसान नेता की बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए। तो हालांकि अगर हम बात करें तो फिलहाल मैदान में काफी जो हुजूम है वो भी यहाँ पर लोगों का देखा जाए, तमाम जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे, कहीं ना कहीं जो तमाम नेता है उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां उनके द्वारा कर ली गई है। खुशबू। विकास, मेरा अंतिम सवाल ये कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की वहां पर है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो एसएसपी हरिद्वार है वो यहाँ पर जो है फिलहाल पूरी तरह से कमान संभाले हुए है। हालांकि जो पूरी टीम है पुलिस प्रशासनिक वो भी जो है चप्पे यहाँ पर लगा गई ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। हालांकि हम बात करें तो जो थाने की पुलिस है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता यहाँ पर कर रहे हैं, तो ताकि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे ट्रैफिक प्लान को लेकर कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसे में जो सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। खुशबू। बहुत शुक्रिया विकास खरे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जनसभा को संबोधित करते आएंगे नजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज बीजेपी के कई बड़े दिग्गज भी इसमें शिरकत करने पहुंचे। रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इसके तहत उधम सिंह नगर से नैनीताल लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद अजय भट्ट को एक बार फिर बीजेपी की ओर से प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं सूचना के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया है।
हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय अजय भट्ट जी के प्रति दूसरी बार अपना विश्वास जताया है और हमें खुशी है कि हमारे बीच में ये एक कार्यकर्ता फिर से लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं। पिछली बार माननीय भट्ट जी 3.5 लाख वोटों से जीते थे और इस बार सभी कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि इस बार 5 लाख से ज़्यादा की जीत उनको अर्जित कराएंगे और जो मोदी जी का सपना है 400 पार एनडीए हो, उसमें हम अपना सहभागिता देंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी ने पुराने चेहरों पर दांव खेला है। हरिद्वार और गढ़वाल इन दिनों सीटों पर बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का भी जो दौर है वो शुरू हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पुराने चेहरे दोबारा वो लेके आए हैं जिनसे राज्य की जनता का मोह भंग हो चुका है, जिनके लिए पूरे राज्य की जनता अपनी गुहार लगा लगा के थक गई। अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी के जो हमारी सांसद है, तो वो तो लोगों ने पोस्टर तक लगाया कि हमारे सांसद गायब है, उनको खोजने के लिए। कोई क्षेत्र में जनता के बीच में कभी नहीं गए वो लोग। और ये भाजपा के जो नेता हैं, इनकी जो लिस्ट आई है, ये तो जनता आने वाले चुनाव में इनको नकारने वाली है, क्योंकि जिस उद्देश्य से क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर संसद के अंदर भेजा, लेकिन वो उनके मुद्दों को नहीं उठा पाए, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। लोगों की अपेक्षा थी कि सांसद हमारे बीच में आएंगे और हमारे प्रदेश का विकास होगा, जो हमारे प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनको संसद में लेके जाएंगे और उसका समाधान करेंगे। लेकिन देखने में यह आया है कि जो इनके सांसद लोग हैं, ये पूरे अपने कार्यकाल के दौरान गायब रहे। जिस पार्टी को पूरे प्रदेश में ढूंढने से भी कोई अपना प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, वो अन्य पार्टियों के घोषित प्रत्याशी पर अगर कोई टिप्पणी करे तो ये मुझे लगता है उचित नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जाती है, वो चाहे किसी भी रूप में दी जाए, चाहे सांसद के रूप में दें या कार्यकर्ता के रूप में दें, तो एक और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी जो घोषित किया जाता है वो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत घोषित किए जाते हैं। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय समेत तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने सभी प्रकोष्ठों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ लगातार रणनीति बनाने में जुटी है। तो प्रदेश मुख्यालय में किस प्रकोष्ठों के संयोजक, सह संयोजक के साथ में बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में 2024 के संकल्प पत्र में आम लोगों से पार्टी किस तरह से सुझाव लेगी, उसको लेकर भी मंथन हुआ है। प्रकोष्ठ हमारे यहाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व के लिए हम मनाते हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ चिकित्सकों के बीच में काम करता है, शिक्षा प्रकोष्ठ रिटायर्ड जो अध्यापक हैं उनके बीच में काम करता है। हमने पहली बार 3 नए प्रकोष्ठ बनाए, विकलांग प्रकोष्ठ, खेलकूद प्रकोष्ठ और हमारा सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ। तो हर प्रकोष्ठ के समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके बीच में पार्टी के विषय को रखने के लिए, उस समाज के अनेकों सुझाव, उन क्षेत्र के अनेकों सुझाव हैं, उन सुझावों को अपनी कार्य योजना में जोड़ने के लिए प्रकोष्ठ गठन हमारा जिला स्तर पर हो चुका है। बहुत जल्दी मंडल स्तर पर प्रकोष्ठ गठन हो, हर प्रकोष्ठ के कार्यक्रम की रचना बने। रिटायर्ड कर्मचारी का विषय है तो रिटायर्ड कर्मचारी जितने बने उनको सबका जोड़ना है। शिक्षक प्रकोष्ठ रिटायर्ड अध्यापक से ले वर्तमान अध्यापक हैं जो जुड़ सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, उनको अपने साथ जोड़ना है। व्यवसायिक क्षेत्र में अनेकों गतिविधियों के लोग हैं, लघु उद्योग है, सब प्रकार के प्रकोष्ठ के साथ ही बैठकें हमारी होती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा हैट्रिक बनाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई, जिसके चलते बीजेपी महिला मोर्चा आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने बताया है कि आज रन फॉर मोदी मैराथन दौड़, जिसमें हमारे विभाग की महिलाएं दौड़ लगाएंगी, और 5 मार्च को हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी, जिसमें हम मोदी जी के जरिए किए गए महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।
साथ ही उन्होंने कहा कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल में होने वाले महिला संबोधन कार्यक्रम को सभी 270 मंडलों में सीधा प्रसारण कराएंगे। 4 मार्च को हमारा रन फॉर मोदी, रन फॉर पीएम मैराथन दौड़ होगी और उसमें जो हमारे विभाग हैं उनके द्वारा महिलाएं दौड़ लगाएंगी, मैराथन करेंगी और महिला मोर्चा उनके स्वागत में वहां खड़ा रहेगा, उनका प्रोत्साहन करेगा। ये दौड़, ये मैराथन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पित होगी। 5 तारीख को हमारा हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पद यात्रा होगी, जिसमें हम मोदी जी के द्वारा किए गए महिला उत्थान के कार्यों को, महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और स्कूटी रैली करेंगे। तीसरी तारीख यानी 6 मार्च को हमारा हर मंडल में, हमारे 270 मंडल हैं, 270 मंडलों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से 1 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे और उस संबोधन को हम लाइव हर मंडल में दिखाएंगे। मसूरी में बीजेपी के जरिए राधा कृष्ण मंदिर में युवा चौपाल अभियान का आयोजन किया गया है। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा ने देश को विकास की ओर ले जाने के लिए और अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं से आह्वान किया है। मसूरी में 20 साल से लंबित सड़क बरलोरगंज चमासारी मार्केट मार्ग का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिलान्यास किया है। वहीं ग्रामीणों में खुशी की लहर है। बता दें कि बरलोरगंज चमासारी मोटर मार्ग करीब 97.30 लाख रुपए की लागत से बनाकर तैयार होगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 6 महीने के अंदर निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए। गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की यहां पर निर्देश भी दिया है। आप स्वागत करें। देखिए, मुझे आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। 2012 में जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर ये सड़क बननी चाहिए और मैं लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा था। बहुत प्रॉब्लम्स आई, अलाइनमेंट चेंज हुआ, फिर फॉरेस्ट से कई दिक्कतें आई, कोई व्यक्ति एनजीटी में चला गया और तमाम बाधाओं को पार करके आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज का बजट भूमि पूजन हमने यहाँ पर किया है और शीघ्र ही हम इसको पूरा करके यहाँ की महान जनता को उसको समर्पित करेंगे। आज आप ये लगा लीजिए कि 2004 से जिस रोड के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, बारलोगंज चमासरी मोटर मार्ग, आज वो कार्य शुरू हो गया है। माननीय मंत्री जी ने भूमि पूजन करके उसका काम शुरू कर दिया है और ये हमारे ग्राम सभावासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि आप लगा लीजिए कि चमासरी बसवाल गांव से 8 किलोमीटर पैदल बच्चे चल के निर्मला स्कूल पढ़ने आते हैं, जो मतलब बहुत ही कष्ट की बात। मैं खुद चमासरी से पैदल निर्मला स्कूल आके पढ़ा हूँ। पहाड़ों की रानी मसूरी में एकमात्र सरकारी अस्पताल है जहां पर डॉक्टरों की कमी है, जिस वजह से मसूरी वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मसूरी उपजिला चिकित्सालय में 23 डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है, लेकिन परंतु 23 डॉक्टर में से 8 डॉक्टर पीजी करने के लिए गए हुए हैं। 3 डॉक्टरों को देहरादून अटैच किया गया है और कुछ डॉक्टर छुट्टी पर चल रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में मात्र 5 से 6 डॉक्टर की काम कर रहे हैं, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमबीबीएस डॉक्टरों की हमारे पास अभी, क्योंकि डॉक्टर्स पीजी करने चले गए हैं, इसलिए कमी है, जिसके लिए मैंने महानिदेशालय को भी पत्र लिखा हुआ है। वर्तमान में मेरे पास 3 ही एमबीबीएस डॉक्टर बचे हुए हैं जो कि राउंड द क्लॉक इमरजेंसी कर रहे हैं और इमरजेंसी में मुझे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी इस रोस्टर में लगाना पड़ रहा है। और अभी एक एमबीबीएस डॉक्टर जो एक और बचा हुआ है, वो भी अब पीजी की तैयारी करके मुझे लगता है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी चले जाएंगे, तो 2 ही बचेंगे। और स्पेशलिस्ट में मेरे पास ऑर्थोपेडिक अभी फ़िलहाल वर्तमान में कुछ जो वर्तमान में ऑर्थोपेडिक सर्जन थे उनका अटैचमेंट हो गया है विकास नगर में, तो उनकी थोड़ी कमी महसूस हो रही है, मरीजों को तकलीफ हो रही है, जिसके लिए मैंने सीएमओ साहब को लिखा हुआ है। देखिए, आपने मामला मेरे संज्ञान में लाया है। आज ही मैं अधिकारी से बातचीत कर मेरी कोशिश होगी कि डॉक्टर को यहाँ पर तैनात किया जाएगा।
उत्तराखंड में बीपीएल राशन कार्ड न बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने सैकड़ों नेताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि गरीब आज परेशान है, गरीबों की तरफ ये सरकार नहीं देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते आज प्रदेश की हालत बेहद खराब है। राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और ये समस्या करीब 6-7 साल से चल रही है, लोग परेशान हैं। बीपीएल के नए कार्ड बन नहीं रहे, जबकि भाई जो विधवा हो गई बेचारी, जिसके कोई कमाने वाला नहीं रह गया, कोई असहाय हो गया, कोई इतना वृद्ध हो गया है कि उसका कोई सहारा नहीं है, और स्वाभाविक रूप से बीपीएल में आ रहा है, तो उनका कार्ड नहीं बना रहे हो। अच्छा, जिनके पहले बीपीएल के कार्ड बनाए थे, रिन्यूअल के नाम पर उनको वापस मंगा लिया, बहुत सारे लोगों को उनके कार्ड वापस नहीं कर रहे हैं, नए यूनिट जोड़ नहीं रहे। 6-7 सालों में परिवार में लोग बड़े होंगे तो नए भाई वहाँ कैंप लगा करके नए यूनिट जोड़ो, क्यों नहीं जोड़ रहे हो? जोड़ नहीं रहे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा हुआ है, जो बीपीएल कार्ड धारकों के लोगों के लिए, माँ शक्ति के लिए, क्योंकि बीपीएल के जो कार्ड बनने थे वो नहीं बन पा रहे हैं, जो पुराने कार्ड थे उन्हें निरस्त किया जा रहा है। जबकि डबल इंजन की सरकार, जो मोदी सरकार आजकल खिलाती है और मोदी की गारंटी खिलाती है, वो लगातार समाचार पत्रों के द्वारा, समाचारों के द्वारा, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा लगातार बताती आ रही है कि हम कई लाख टन गेहूँ और चावल खरीद रहे हैं और उनकी खरीद कर हम मुफ्त में जो है पर हिंदुस्तान की जनता को दे रहे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो आप देख सकते हैं, अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो है कई हजार महिलाएं जो है हमारी माँ शक्ति यहाँ पे आई हुई थी, जिनके कार्ड नहीं बने, और कुछ के कार्ड बन गए तो उनके आगे यूनिटें नहीं चढ़ पा रही है। तो उन्हीं की समस्याओं को देखते हुए आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने उनके साथ मिलकर इस धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा हुआ है, जो बीपीएल कार्ड धारकों के लोगों के लिए, माँ शक्ति के लिए, क्योंकि बीपीएल के जो कार्ड बनने थे वो नहीं बन पा रहे हैं, जो पुराने कार्ड थे उन्हें निरस्त किया जा रहा है। जबकि डबल इंजन की सरकार, जो मोदी सरकार आजकल खिलाती है और मोदी की गारंटी खिलाती है, वो लगातार समाचार पत्रों के द्वारा, समाचारों के द्वारा, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा लगातार बताती आ रही है कि हम कई लाख टन गेहूँ और चावल खरीद रहे हैं और उनकी खरीद कर हम मुफ्त में जो है पर हिंदुस्तान की जनता को दे रहे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो आप देख सकते हैं, अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो है कई हजार महिलाएं जो है हमारी माँ शक्ति यहाँ पे आई हुई थी, जिनके कार्ड नहीं बने, और कुछ के कार्ड बन गए तो उनके आगे यूनिटें नहीं चढ़ पा रही है। तो उन्हीं की समस्याओं को देखते हुए आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने उनके साथ मिलकर इस धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।